आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी दिशा दे रहे होंगे। तो जैसा कि कल आप लोगों ने कल पढ़ा था अध्यारोपण का सिद्धांत, और साथ में हम लोगों ने कुछ कंपैरिजन भी सीखे थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में और वैद्युत बल में। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं के बारे में, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, बल रेखाओं के बारे में, साथ में उनके गुण पढ़ने वाले हैं। उनके क्या गुण? वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में उनके गुण भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अब बड़ा चलिए समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं। हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते किसे हैं, क्या है वैद्युत बल रेखाएं? देखिए, अगर वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो जैसे हमारे पास एक प्लस आवेश है और यहां पर एक माइनस आवेश है, तो याद रखिएगा कि अगर हम कोई यहां पे माइनस आवेश ले लें, माइनस आवेश, तो वो आवेश इस पर डायरेक्ट नहीं आएगा भाई। इसके बीच आकर्षण और इसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो वो आवेश सीधे ऐसे सरल रेखीय गति करते हुए इस पर नहीं आएगा, बल्कि वो आवेश क्या करेगा, थोड़ा सा वक्र इस तरीके से गति करते हुए आएगा, ठीक, माइनस की ओर ऐसे आएगा। हम कभी ठीक है। और याद रखिएगा ये बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से निकलती हैं और माइनस से अंदर की ओर जाती हैं, या अंदर पे समाप्त होती है माइनस पे, प्लस से निकलती है और माइनस पे समाप्त होती है। इस तरीके से ये बल रेखाएं होती हैं। अब इस तरीके से हैं ये बल रेखाएं, प्लस से निकलेंगी और माइनस की ओर क्या होंगी, माइनस पर समाप्त हो जाएंगी। हम कहें ठीक है। कुछ बल रेखाएं यहाँ पे अंदर की ओर ऐसे जाती भी हैं इस तरीके से, कुछ बल रेखाएं ऐसे अंदर की ओर जाएंगी और यहाँ से कुछ बल रेखाएं बाहर की ओर जो है इस तरीके से निकलती है। तो यहाँ से बाहर की ओर निकलेगी और कुछ बल रेखाएं अंदर की ओर। हम कहें ये ठीक है। अगर हम कोई पीटीसी ले, पीटीसी का मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, याद रखिएगा इसको कहते हैं पॉजिटिव टेस्ट क्या चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आए, ठीक। याद रखिएगा ऐसा धन परीक्षण आवेश कहते हैं, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। जब भी किसी धन परीक्षण आवेश को लाएंगे तो याद रखें वो इन्हीं बल रेखाओं के अनुदिश जो है या तो इस आवेश के नजदीक आएगा या तो इस आवेश से नजदीक आएगा, लेकिन इन्हीं बल रेखाओं के अनुदिश होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई। देखो पहली बात तो ये बिना किसी कोण के निकल रही है, बिना किसी कोण के, तो ये निष्कोण होती है। क्या होती है भाई? निष्कोण होती है। और ये देखो घुमावदार रेखाएं हैं, ऐसे घूम रही है, वक्र बना दी, इसका मतलब वक्रीय है। निष्कोण है साथ में क्या है, वक्रीय है। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्रीय रेखाएं होती हैं, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है, जिन पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। बात समझ में आई सब लोगों को? क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र व एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है, स्वतंत्र व एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। याद रखिएगा अगर हम कोई पीटीसी चार्ज लें, यहाँ पे प्लस वाला चार्ज ले लें, तो ये प्लस वाला चार्ज इसी बल रेखा के अंदर इस माइनस के पास। यहाँ पे कोई चार्ज लें माइनस वाला, ये भी प्लस ले लें, तो आप देखेंगे ये भी प्लस वाला चार्ज इसी बल रेखा के अनुदिश इस पर आएगा। यहाँ पे अगर कोई चार्ज लेंगे तो वो भी इसी बल रेखा के अनुदिश आएगा, इधर भी कोई चार्ज लेंगे तो वो भी बल रेखाओं के अनुदिश ही इस पर आएगा। तो हम यहाँ से कहते हैं कि भाई वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश चलता है। तो ये हो गई वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। याद रखिएगा जहां पे आवेश है वहां पर वैद्युत बल रेखा जरूर होगा, और जहां तक वैद्युत बल रेखा होती है वही उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र।
अब मुद्दा यह है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे हमारे पास कोई आवेश है प्लस क्यू, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर उसके वैद्युत प्रभाव को क्या कर सके, अनुभव कर सके। अन्य किसी आवेश को लाने पर उसके वैद्युत प्रभाव को अनुभव कर सके, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह उसके प्रभाव को क्या कर सके, अनुभव कर सके, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे -q वाला आवेश यहाँ, तो ये आवेश इस समय इसको ना तो आकर्षित करेगा और ना ही क्या करेगा, प्रतिकर्षित। अगर इसी -q आवेश को हम यहाँ ले लें तो आप देखेंगे प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो ये आवेश एक दूसरे को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, और जैसे ही आकर्षित करेगा ये आपस में चिपक जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा, उदासीन भी कर सकता है ऐसे। तो कहने का मतलब हो गया कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें उसके वैद्युत प्रभावों को क्या कर सके, अनुभव कर सके, महसूस किया जा सके, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब चलिए बेटा हम लोग समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, क्या क्या गुण हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए पहला गुण देखिए, पहला गुण ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर समाप्त होती हैं। प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। देखो इसमें देखो प्लस से निकल रही हैं और माइनस पे क्या हो रही है, समाप्त। देखो यहाँ से प्लस से निकल रही है, माइनस पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। दूसरा बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दें, यहाँ पर एक हम लोग टेंजेंट खींच दें, या यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींच दें, कहीं भी अगर हम लोग स्पर्श खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वो उस बिंदु पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई क्या, स्पर्श रेखा, जैसे बल रेखा है, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पे ए, ये बी और ये सी और ये डी है, तो इसकी दिशा हो जाएगी ई ए वेक्टर, इसकी दिशा हो जाएगी ई बी वेक्टर, इसकी दिशा हो जाएगी ई सी, और यहाँ पे दिशा जो हो जाएगी वो ई डी हो जाएगी, ई और डी वेक्टर हो जाएगा। तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम बात करें तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा ये होता है कि कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे दो बल रेखाएं हैं, अगर एक काटेंगे तो इसके कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर, इसके कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इधर हो गया, एक स्पर्श रेखा इधर हो गया इस कटान बिंदु पर, तो इसके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बताए थे दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, एक इधर हो गया एक इधर हो गया। अब देखो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शंस हैं और जो कि क्या है, असंभव है। एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं जो कि क्या भाई, असंभव है। वैद्युत क्षेत्र के मतलब ये हो गया कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। अगर काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि असंभव है, जो कि आपको भैया है असंभव। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल भैया समझ में आई होगी। अब चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं इसके आगे। ठीक, देखो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, याद रखिएगा, ये लचकदार डोरी के समान होती है। ये लचकदार डोरी के समान
या तो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, या फैलने का प्रयास करेंगी, सिकुड़ने या फैलने का प्रयास करेंगी। सिकुड़ने का प्रयास करेंगी तो होगा आकर्षण, विजातीय आवेशों में क्या होगा? आकर्षण। अगर फैलने का प्रयास करेंगी तो इनमें होगा प्रतिकर्षण। ये याद रखिएगा, लचकदार डोरी के समान होती हैं और लंबाई के अनुदिश या तो ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं या तो क्या फैलने का प्रयास करेंगी। अगर सिकुड़ने का प्रयास करेंगे, जैसे ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करेंगे तो इनमें होगा आकर्षण। अब ये लंबाई के अनुदिश फैलने का प्रयास करती तो इनमें क्या होता? प्रतिकर्षण। तो इनमें लंबाई के अनुदिश अगर सिकुड़ने का प्रयास करेंगी तो इनमें होगा आकर्षण, और अगर फैलने का प्रयास करेंगी तो इनमें क्या हो जाएगा? आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा। बताओ कि क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, मेन चार ही प्रॉपर्टीज हैं। तो एक पहला हो गया कि ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में बेटा समाप्त होती हैं, और दूसरा क्या हो गया कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा आपको क्या बताया कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। अगर काटेंगी, बाई चांस मान लीजिए काट दिया आप, तो काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर क्या होगा? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। जो कि असंभव है, असंभव मतलब इसलिए है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि असंभव है। और फिर चौथा क्या होता है? ये लचकदार डोरी के समान होती हैं और ये लंबाई के अनुदिश या तो फैलने का प्रयास करती हैं या तो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का प्रयास करेंगी तो इनमें आकर्षण होगा, अगर फैलने का प्रयास करेंगी तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये लंबाई के अनुदिश होता है बेटा, तो लंबाई के अनुदिश या तो फैलने का प्रयास तो या तो सिकुड़ने का प्रयास। अब चलिए बेटा देखते हैं कैसे क्या होगा इसके आगे। तो ये हम लोग का बल रेखा हो गया, उनके गुण हो गए। अब हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र, हेडिंग आप लोग लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्या क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन अभी बताए थे आप लोगों को, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो मूल आवेश द्वारा वैद्युत प्रभाव को अनुभव कर सके, उसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे अगर हम लोग इसके फार्मूला की बात करें तो E वेक्टर इक्वल टू होता है F वेक्टर अपान Q नॉट, ये वेक्टर अपान Q नॉट। अब इसकी डेफिनेशन समझ लो, जैसे हमारे पास एक आवेश है प्लस Q और इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र, इसके वैद्युत क्षेत्र में हम यहाँ पे एक क्या करें, एक आवेश ले रहे हैं, वो प्लस Q नॉट है, समझो ये प्लस है, PTC है, पॉजिटिव टेस्ट और चार्ज, धन परीक्षण आवेश। अगर ये ले आए तो ये इस पर एक बल लगाएगा, भाई ये इस पर एक बल लगाएगा, वो होगा प्रतिकर्षण बल, ये होगा ये वेक्टर। हम करें यह वेक्टर का बल कितने आवेश पे? Q नॉट पे, यह वेक्टर बटे Q नॉट, ये चीज हो जाएगा। तो हम लोग यहां से एक डिफिनेशन डाल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये कह सकते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चाहे ऐसे कह दो और नहीं तो या आप क्या करो, यदि क्या हो जाए Q नॉट का मान एकांक कूलम, Q नॉट का मान एकांक हो तो E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा F वेक्टर, E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा F वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन यहाँ कहेंगे प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बताओ बेटा क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? भाई E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपान में Q नॉट है। हम कह रहे हैं यदि Q नॉट का मान 1 हो जाए तो क्या E वेक्टर का मान F वेक्टर के मान के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भाई बराबर होगा, कहे नहीं होगा, यही होगा। तो हम लोग कहेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, इसी पे अगर हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक मूल आवेश है प्लस Q, इससे R दूरी पर
एक आवेश रखा है Q नॉट, एक PTC है, ये दोनों बीच वैद्युत बल की दिशा होगी। तो होगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा वो होगा 1/4πε0 के साथ में Q बटे R स्क्वायर, साथ में Q बटे कितना R स्क्वायर। E वेक्टर इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के साथ में Q अपान कितना R स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा, वो भी आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन पर क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है? आई होगी भाई। E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के डॉट Q अपान R स्क्वायर। अच्छा, आप सदिश रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसी को लिखेंगे सदिश रूप में, यहाँ वेक्टर लगाएंगे E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के साथ में Q अपान R स्क्वायर इनटू में R कैप लगा देंगे, इनटू में क्या लगा देंगे, R कैप लगा देंगे। भैया अगर सदिश को शुद्ध रूप लिखना है तो एक वेक्टर इधर है तो कम से कम एक वेक्टर तुम्हारा इधर होना चाहिए। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? बिल्कुल भाई आई होगी। अब चलिए बेटा हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अच्छा, इसकी दिशा की चलो बात कर लेते हैं, इसकी दिशा की। ठीक, इसकी दिशा की, इसकी दिशा देखो ज्ञात करने का सबसे बेहतरीन रूल ये है कि आप बस इतना याद करो कि बल रेखा की दिशा कैसे क्या हो सकती है, बस उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपको। देखो अगर प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। अगर हम कहें कि प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से किसकी ओर रही, माइनस की ओर। अगर माइनस है और ये भी माइनस तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की, प्रतिकर्षण बल की वजह से। ठीक है, अब ये डायरेक्शंस होती हैं। अब चलिए बेटा समझते हैं इसके आगे। हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव हम लोग आज समझेंगे वैद्युत क्या, द्विध्रुव। भाई इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव की, वो क्या होता है बताए थे। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर Q, ये भी Q, किंतु विपरीत तो माइनस Q और प्लस Q एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। देखो Q, यहाँ देखो Q बराबर होगा किंतु विपरीत या Q प्लस तो क्या हो जाए माइनस, एक दूसरे से अल्पतम दूरी, एक दूसरे से अल्पतम दूरी का हो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखते हैं। अगर हम इनमें से कोई एक आवेश ले लें और उनके बीच की अल्पतम दूरी ले लें तो इन दोनों के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P और P बराबर हो जाएगा बेटा 2QL। P बराबर क्या हो जाएगा 2QL। P बराबर आपका हो जाएगा 2QL। ये आवेश P बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2QL हो जाएगा। बताओ बेटा बात आप लोगों को समझ में आई? तो अगर हम पूछे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आप कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहेंगे, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q × 2L। तो अगर गुणा करा देंगे 2QL। ठीक है, बिल्कुल यही होगा, कोई दिक्कत इसमें कुछ दोहरा नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव को भी क्या कहेंगे आघूर्ण, आघूर्ण, आघूर्ण। याद रखिएगा ये दिशा सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की होती है P। तो अगर हम लोग लिखना चाहेंगे सदिश वेक्टर P वेक्टर इक्वल टू Q इनटू में लिख देंगे 2L वेक्टर, Q इनटू में क्या लिख देंगे 2L वेक्टर। ये चीज हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर
किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अगर कोई पूछे कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आप बताइएगा मात्रक क्या होगा पी वेक्टर का, इसका मतलब होगा कूलम्ब मीटर। और बीमा कोई पूछे तो आप बताएंगे L तो बेटा इसी के साथ मिलते हैं कल। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।